इंडिया डेली लाइव का ऐतिहासिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल लगातार जारी है। सबसे सटीक अनुमान लगाने की हमारी कोशिश, फैसले के करीब पहुंचने की हमारी ये कोशिश, वो भी आधुनिक तकनीक के जरिए, डेटा साइंस के जरिए। अब आपको हम बताते हैं बाकी राज्यों के बारे में। दक्षिण की तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। उन राज्यों में क्या स्थिति रहेगी, बात करेंगे उन राज्यों की जहां पर बीजेपी का पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% था, यानी सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। ऐसे करीब 10 राज्य हैं जहां पर कि बीजेपी का परफॉर्मेंस 100% एक्यूरेट वाला था। उसमें गुजरात भी है, उसमें दिल्ली भी है, हरियाणा है, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्य हैं। और एआई तकनीक के जरिए हमने कोशिश की है कि इस बार का डेटा क्या कहता है, क्या मूड है, जनता ने किस आधार पर वोट दिया और किसको वहाँ पर एज है, एडवांटेज है, आगे बढ़ने वाला है। और ओवरऑल हम ये भी बताएंगे कि इस बार बहुमत किसके तरफ मिलता हुआ, किसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात के कुल 26 सीटों में आप देखिए कि किसको क्या यहाँ पर नंबर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 26 की 26 सीटें बीजेपी को जाते हुए दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया अलायंस के पास अब बाकी पार्टियों के लिए कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 26 के 26 सीट गुजरात में, यानी पिछली बार का परफॉर्मेंस गुजरात में रिपीट होता हुआ दिख रहा है अभी हमारे एआई एग्जिट पोल के हवाले से। हम अगली सीट के राजस्थान की तरफ बात करेंगे। राजस्थान के कुल 25 सीटों में देखिए क्या हाल है। राजस्थान के 25 में से 24 से 25, यानी एक सीट का पिछली बार भी बेनीवाल जीते थे, लेकिन उनको बीजेपी का समर्थन था, तो 25 के 25 थी। इस बार भी कहानी लगभग वही बताई जा रही है इस एआई एग्जिट पोल में। वैसे इस बार वहां पर जो चुनावी हवा थी वो कुछ और भी कह रही थी। राजस्थान का वोट शेयर देखिए। राजस्थान का वोट शेयर आपके सामने है। 60 से 61% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, 22 से 23% वोट इंडिया गठबंधन को, और अदर्स अगर अन्य की बात करें 16 से 17% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं जल्दी से। राजस्थान के बाद दिल्ली की तस्वीर क्या कहती है, आइए देखते हैं। दिल्ली में 7 सीटें। 2014-2019 में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें अपने पास रखी थी, लेकिन इस बार एक सीट पर डाइसी हो सकता है मामला। बीजेपी एक सीट कम हो सकती है, 6 से 7 का रेंज है बीजेपी का। इंडिया अलायंस के खाते में एक सीट जा सकती है, अदर्स के खाते में भी एक सीट जा सकती है। तो इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी, अदर्स के खाते में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वो कौन सी सीट होगी ये यश से जानेंगे। लेकिन लगे हाथ दिल्ली से सटे हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के कुल 10 सीटों में से बीजेपी के पास 10 सीटें आती नजर आ रही हैं, लेकिन हरियाणा के लिए यह रिजल्ट चौंकाने वाला है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के लिए काफी चीजें स्टेक पर बताई जा रही थी। बहुत ज्यादा माहौल भी बनाया गया था हरियाणा में, एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही गई थी, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो। लेकिन हरियाणा को लेकर ये एंटीसिपेटेड एग्जिट पोल से अगर सामने आ रहा है एंटीसिपेटेड रिजल्ट, तो ये चौंकाने वाली तस्वीर हो सकती है हरियाणा के लिए। उत्तराखंड में आपको बताते हैं 5 सीटों का हाल क्या कहता है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एग्जिट पोल। एनडीए के पास 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया और अदर्स के खाते में जो है वो सीटें नजर नहीं आती हैं। उत्तराखंड के अनुमान की बात करें, वोट शेयर भी आपके सामने रख देते हैं। 70 से 75% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, इंडिया के पास 20 से 25% का वोट शेयर, अदर्स के खाते में 5 से 10% का वोट शेयर। जल्दी से हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल में कुल 4 सीटें हैं। इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव में 4 सीट बीजेपी के खाते में आती दिख रही है। कांग्रेस और अदर्स के हाथ खाली रह सकते हैं। तो इंडिया डेली पर जारी है सबसे सटीक एग्जिट पोल, जिसे एआई तकनीक से तैयार किया गया है। विवेक, ये जो 10 राज्यों की बात थी जहां पर कि पिछली बार बीजेपी का लगभग 100% का स्ट्राइक रेट था, इस बार भी नतीजे ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। सिर्फ एक आध जगह दिल्ली में मैंने देखा कि दिल्ली में एक सीट की बात हो रही है, एक सीट शायद बीजेपी को कम रह जाए, क्योंकि पिछली बार 7 के 7 थी। लेकिन देखिए राजस्थान में वही परफॉर्मेंस दोहराता हुआ दिख रहा है। गुजरात की कहानी वैसे ही है, उत्तराखंड की कहानी वैसे ही दिख रही है, हरियाणा की कहानी थोड़ी सरप्राइजिंग हमें भी लग रही है। लेकिन इस अगर एआई के नतीजों के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से जाए, तो हरियाणा की कहानी भी वैसे भी है। अब हमारे साथ और मेहमान जुड़ गए। फराज किदवई साहब हैं, वो जुड़े हुए हैं, और नीलू रंजन जी पहले से ही, और मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं पहले नीलू रंजन जी से ही पूछता हूँ। इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। एक तो दिल्ली की एक सीट की बात हो रही है कि एक कम हो सकता है, और दूसरा उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ, उत्तराखंड में 5 की 5 सीट में यहाँ पर जीत दिखाई दे रही है। हम जब उत्तराखंड गए तो एक आध सीट, खास तौर पे जो वहाँ पर कैंडिडेट नए डाले गए थे, उसको लेकर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फाइट टफ है। प्लस दिल्ली की भी सीट है। आप नीलू जी, आपका आकलन क्या है इन दोनों जगहों के? नहीं, देखिए उत्तराखंड में अगर आप पिछली बार भी देखेंगे तो बीजेपी का जो जीत का मार्जिन था बहुत ज़्यादा था,
और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 60% से एवो वोट बीजेपी का था। इस बार भी आप कह रहे हैं कि 70% वोट जो है बीजेपी को आ रहा है और ये स्वाभाविक है। और फिर लगातार दूसरी बार बीजेपी वहाँ जीती भी है और धामी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो 5 का 5 का आंकलन है बिल्कुल सही है। जहाँ तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की बात रही तो इन राज्यों में सेटिस्फेक्शन लेवल तक बीजेपी है। कोई 1 या 2 सीट हारना और या सभी सीट जीतना दोनों संभव है। राजस्थान में भी कोई 1 आध सीट कहीं कोई लूज कर जाए तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि चुनाव होता है, चुनाव में नहीं कह सकते हैं। और दिल्ली में कहीं 7 सीट जीत जाए तो भी आश्चर्य नहीं है। तो 1, 2, 3 ऐसे कुछ सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क मुझे नतीजों में नहीं आ रहा है। जो आपके आंकड़े हैं वो बिल्कुल वही आंकड़े हैं जिसका मैं अनुमान कर रहा था और लगातार आपके चैनल पे मैं बोल रहा था अभी तक कि किस ढंग से पैटर्न जा रहा है चुनाव का। मतलब आपका जो जमीनी अनुभव है, जो रिपोर्टिंग का जो जमीनी अनुभव है, कमोबेश वही आपको लग रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो सर्वे हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो कहानी लगभग वही कह रहा है। अमिताभ जी वो नहीं बताइए। अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट रिपीट है बीजेपी की। थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कह रहे थे, बिल्कुल हरियाणा को लेकर के भी, राजस्थान को लेकर भी मेरा अनुमान है कि मतलब जो जमीनी हालात हम लोगों ने देखे या जो जिसके बारे में चर्चाएं करते हैं लगातार, उससे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में बीजेपी को शायद जो है वो 4-5 सीटों का नुकसान हो और हरियाणा में लग रहा था कि मेजर नुकसान हो सकता है। जो स्थिति दिखाई दे रही थी कि 10 में से कम बीजेपी जो है वो 5 सीटें लूज़ कर सकती है, ऐसा लग रहा था 5-6 सीटें लूज़ कर सकती है। लेकिन आपका जो ये सर्वे दिखा रहा है, ये जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, उसके हिसाब से बीजेपी अगर वही परफॉर्मेंस रिपीट करती हुई दिख रही है तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। अब क्या कह सकते हैं, आपके पास जो डेटा है या जो भी जिस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया है। हाँ, दिल्ली का दिल्ली में भी मुझे लगता है कि दिल्ली में 7 आपने 7 में से 6 दिए हैं बीजेपी को। मुझे लगता है बीजेपी को शायद 1-2 और सीटों का झटका लग सकता है दिल्ली में। मैं ये नहीं कहूँगा कि 7 की 7 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को चली जाएंगी या उसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि दिल्ली में इस बार परिणाम जो है इन अनुमानों के विपरीत होने चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि अमिताभ जी ने दिल्ली की बात की, इसलिए अभी थोड़े दिन पहले 10-15 दिनों पहले 10-15 दिन, हफ्ते 8 दिन पहले केजरीवाल जी से बात हो रही थी तो उनसे पूछा कि दिल्ली में किस तरह के परिणाम आने की आपको उम्मीद है। तो उनका जवाब था कि अगर आप 2 महीने पहले ये सवाल पूछते तो मैं कहता कि एक भी सीट जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल था 2 महीने पहले। लेकिन अब चूंकि मुझे जेल भेज दिया गया, उसके बाद यहाँ पे हालात और समीकरण बदल गए हैं और मैं 7 सीटों पर फाइट दे रहा हूँ। यानी कि वो भी ये मान रहे थे कि 2 महीने पहले दिल्ली के हालात ऐसे थे कि बीजेपी को चैलेंज देने वाला कोई नहीं था। उनकी गिरफ्तारी से हो सकता है उन्हें ये उम्मीद होगी कि सहानुभूति उन्हें मिले और उस सहानुभूति के बेसिस पर बीजेपी को फाइट मिले और 1-2 सीटों का। 2 महीने पहले देश में तमाम जगहों पर यही हालत है। मतलब विपक्ष के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा है, लेकिन जिस तरीके से पूरा चुनाव जो है लड़ा गया है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई जनता ने जिस तरीके से इस चुनाव में हिस्सा लिया है, खासतौर पर ग्रास रूट लेवल पर अगर आप जाके देखें, शहरों से बाहर निकल के देखें तो जो गाँव के लोग हैं जिस तरीके से हिस्सा लिया, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो इस बार डेटा में तब्दीली आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ स्क्रीन पे यश हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और अनुजा कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। उन दोनों से रिएक्शन ले, लेकिन एक रिएक्शन फराज जी का चाहेंगे अभी तक के नंबर्स के आधार पर, उसके बाद ओवरऑल नंबर स्क्रीन पर जरूर रखिए। अभी तक में आउट ऑफ 543 कितनी सीटों पर किस पार्टी का दबदबा दिख रहा है? फराज जी, आपका जवाब। देखिए विवेक जी, क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सर्वे जो कि आपने एआई से कराया है, और मुझे पता नहीं कि अभी क्या मेथडोलॉजी यूज़ की है और क्या नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अभी 1 साल पहले जब इलेक्शंस हुए थे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टोरीज प्रोजेक्ट कर रहे थे इन 3 स्टेट्स के लिए, लेकिन जो रिजल्ट्स आए फाइनल, जो एग्जैक्ट पोल्स आए वो डिफरेंट आए। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से जनता ने ये इलेक्शन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में अपने हाथ में लिया, इंडिया अलायंस जो है वो 4 तारीख को आप देखिएगा कि 300 सीटों के साथ बढ़त बनाने जा रहा है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, राइटिंग ऑन द वॉल है। दूसरा आप ये देखिए कि अगर आप पास रिकॉर्ड भी देखिए, आज पूर्वांचल में इलेक्शन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खत्म हुए हैं, अगर आप पूर्वांचल की भी अगर बात करिएगा तो समाजवादी पार्टी 2017 में 14 सीट जीती थी 130 सीटों में, और 2022 में इसने बढ़ा करके 42 कर दी। और बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी इन द बीजेपी, ये जो
वोट शेयर है हमारा पूर्वांचल में, ये और अभी आप देखिएगा कि ये बढ़ने जा रहा है। तो ठीक है। ओवरऑल एग्जैक्ट पोल्स आने दिए 4 तारीख को, हम 300 सीटों पर जीत रहे हैं। चलिए हम लोग भी ओवरऑल सीटें कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 543 तक का सफर पूरा करना है। बाकी बच्चे राजू का रुख कर लेते हैं, उसके बाद यश और अनुजा जी आपका रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल चलते हैं। कुल सीटें 42 है। पार्टी और सीट के अनुमान के हिसाब से टीएमसी को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 16 सीट के आसपास ये रह सकता है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर हम नहीं देंगे, हम रेंज आपको बता रहे हैं। बीजेपी जो है वो 21 से 26 सीटें पर रह सकती है। एग्जैक्ट फिगर जो 24 है उसके आसपास का है। और कांग्रेस एक सीट पर आ सकती है, हो सकता है अधीर रंजन चौधरी वाली सीट हो। बिहार का रुख करते हैं। बिहार में देखते हैं क्या तस्वीर उभर रही है। 40 सीटों पर इस बार क्या तस्वीर बन रही है। 250 से ज्यादा तेजस्वी यादव ने रैलियां की है, लेकिन 250 से ज्यादा रैलियों का क्या असर होगा। एनडीए के खाते में 35 से 38 सीट जाती दिख रही है बिहार में। और आपको बता दें इंडिया अलायंस के खाते में 2 से 5 सीटें। तो क्या तेजस्वी यादव की रैली का असर नहीं होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल की माने तो ये असर कम दिख रहा है। मेहनत का फल शायद तेजस्वी यादव को ना मिल पाए या आरजेडी को ना मिल पाए। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर लेकर आइए सामने। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल भी आपको चौंका सकता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 से 77 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस में 3 से 7 सीटें, जिसमें से कांग्रेस जो है 0 से 1 और समाजवादी पार्टी 5 सीटों तक आ सकती है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने हमने रख दी। महाराष्ट्र की तस्वीर भी जल्दी से सामने रखिए। महाराष्ट्र में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला है। कई पार्टियों में टूट फूट हुई है, उसके बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो 37 से 42 सीटें इनके खाते में जा सकती है। इंडिया के खाते में 4 से 7 सीटें जाती दिख रही हैं। ये अनएक्सपेक्टेड एक तरह से कह सकते हैं आप, चौंकाने वाले आंकड़े एग्जिट पोल आए हैं सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी 28 से 29 सीटों पर रह सकती है। इंडिया अलायंस में जो है वो 1 सीटें जाती दिख रही हैं, जिसमें कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जीत की संभावना बनती दिख रही है। जल्दी से मध्य प्रदेश से लगे हुए छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर क्या नतीजे रह सकते हैं? 8 से 11 सीट पर बीजेपी, 1 से 3 सीट पर कांग्रेस, जबकि अदर्स के खाते में 0। और साथ ही साथ झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। झारखंड में 14 सीटों पर क्या स्थिति बन रही है? इंडिया अलायंस के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती है। माफ कीजिएगा, एनडीए के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 से 4, अदर्स के खाते में 0। बात पंजाब की, जहां बीजेपी कमजोर मानी जाती है। एआई एग्जिट पोल वाला पंजाब के लिए क्या नतीजे पेश करता है, यह भी आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। पंजाब में 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी 1 से 4, कांग्रेस 4 से 8 और एनडीए 1 से 3, जबकि अदर्स के खाते में, जिसमें शिरोमणि अकाली दल है, उनके खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिख सकती है। अब ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है मेयर जी, ये दर्शकों के सामने रखना बहुत चाहूंगा कि वो ग्राफिक के जरिए सबसे पहले बिल्कुल ओवरऑल 543 सीटों पर नतीजे जो आएंगे 4 तारीख को, उसका प्रोजेक्शन हमारी तरफ से क्या है। और देखिए 543 सीटों में एनडीए के लिए 360 से 406 का आंकड़ा है। अब मैं बताऊंगा कि ये चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है विवेक, इसीलिए आप मीडियन निकाल के काम ना करें। इसका टेक्नोलॉजी दूसरा है, इसका मेथोडोलॉजी जो है। बीजेपी की सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं 336 से लेके 376 के बीच में। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी हमारे यश बताएंगे कि उसमें ग्राफ होता है, उस ग्राफ में आप एक पर्टिकुलर नंबर पे, खास नंबर पे देखते हैं कि वहां पर पीक बन रहा है, मतलब वो नंबर सबसे ज्यादा आने की संभावना है। तो वो नंबर क्या हो सकता है बीजेपी के लिए, वो यश बताएंगे। इंडिया अलायंस का नंबर देखिए 96 से लेके 116 के बीच में, जिसमें कांग्रेस की संख्या 40 से 70 और अदर्स में आप 30 से लेके और 60। लेकिन इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा वोट शेयर देखिए, क्योंकि उससे कहानी और तस्वीर साफ होगी। और ये वोट शेयर आपके सामने, बीजेपी का वोट शेयर 42 से 44%, यानी बीच में अगर आप निकालें तो 43% के आसपास हो गया। और कांग्रेस का 20 से 22 यानी 21 और अदर्स में इस तरह के परसेंट है। अगर इसको आप विवेक देखें तो बीजेपी का वोट परसेंट 42-43, पिछली बार 31 से बढ़ के 37 और इस बार 37 से बढ़ के हो रहा है 43% यानी 6%। और हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके थे, जो सेफोलॉजिस्ट हमारे दफ्तर में आ रहे थे उनसे, यश हमारे साथ है, बाकी लोग भी हैं, कि जैसे ही 6 से 7% आप वोट शेयर बढ़ता है तो बीजेपी के सीटों की संख्या 350 के पार जा सकती है। ठीक है मीर जी, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बताएं। एआई एग्जिट पोल में, देश के ऐतिहासिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल में एनडीए को 360 से 406 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि एनडीए ने जो नारा दिया था 400 पार का, वो हकीकत में तब्दील हो सकता है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को मिलाकर 96 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है। यह तस्वीर उभर कर सामने आ रही है।
एआई एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है इस बार के इलेक्शंस में, और ये जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल के हिसाब से आ रही है। मेहमानों का रुख करेंगे सबसे पहले यश के पास चलेंगे। यश के पास चलेंगे, कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता है हमारे साथ। उसके बाद अनुजा कपूर के पास चलेंगे। यश, आपका पहला रिएक्शन अभी इस प्रोजेक्शन के लिहाज से, हालांकि आपके अपने भी दावे हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, सबसे पहले वही दावा हमने दिखाया जब आपने 295 प्लस कहा था। विवेक जी, इस एआई में एक फुल फॉर्म में जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो लगातार बहुत सारे स्टेट्स में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी को मिल रही है, हमको, आपको, ये आप भी जानते होंगे कि जमीन पर लोगों के बीच में इस तरह के मुद्दे या इस तरह का जनबल नहीं दिख रहा है भाजपा के लिए। तो खैर अच्छी बात है, एआई की अपनी कोई मेथोडोलॉजी होगी, कोई एल्गोरिदम होगी, कोई होगा तरीका। अब मैंने कहा वो मैं आपकी बातचीत यश अवस्थी से करवा दूंगा, जो एएम एनालिटिक्स के फाउंडर हैं। उनसे आपका जो भी सवाल होगा आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी आपका पहला रिएक्शन फिर मैं उनके पास आपको ले चलूंगा। यश, मैं तो ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 295 से 300 के ऊपर किसी फिगर में आकर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका एआई जो है वो उल्टा दिखा रहा हो, जो नंबर्स दिखा रहा है एनडीए और इंडिया, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं। हम कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल में आया ही इसलिए है क्योंकि हमें ये अनुमान हो गया था कि जनता के बीच में बहुत तरह तरह के मैसेजेस जाएंगे, तो हमें भी अपनी तरफ से सही मैसेज पहुंचाना जरूरी है। इसलिए अचानक हम लोग आ गए हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, आप लोग आएंगे नहीं तो फिर हम लोग कैसे बातचीत करेंगे, बहुत लोनली फील हो रहा था। यश जी, धन्यवाद, आप लोगों ने डिबेट में आने का फैसला किया। मैं अनुजा जी के पास जाऊं, लेकिन यश आप एक बार फिर से बताइए यश को कि आपने क्या मेथोडोलॉजी क्या है। यश मेथोडोलॉजी बताने के साथ साथ आप हमारे सभी पैनलिस्ट के साथ साथ दर्शकों को ये बताइए कि जो बीजेपी का फिगर यहां पर दिया है कि आप 336 से 376 के बीच में, मैं जिसकी बात कर रहा था कि कर्व में पीक बनने का एक नंबर जिस पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो नंबर क्या है वो भी बताइए, बीजेपी के लिए भी बताइए और कांग्रेस के लिए, इन दो पार्टियों के लिए खास तौर पे, और फिर गठबंधन की बात करिए आप। जी, तो इसमें आम भाषा में क्या होता है, आम गणित भी मैं बताऊं, उसमें जब आप बीच आम का सीजन भी चल रहा है। हाँ, आम का सीजन तो आम ही के सीजन में आम गणित बताऊं तो आम गणित में क्या होता है, आप औसत निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। 20 और 40 का 30 आ जाएगा, 40 और 80 का 60 आ जाएगा, 100 और 200 का 150 आ जाएगा। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, डेटा साइंस से वैल्यूज निकालते हैं, तो आपको जो है एक एवरेज ही नहीं बल्कि एक आप कह सकते हैं एडवांस्ड एवरेज आपको प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पर जब आपको दिखाया गया 336 से 376 बीजेपी का, तो इसमें एआई के अकॉर्डिंग वैसे तो आप आम औसत करेंगे तो आपको जो है 350 के आसपास मिलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसका मध्य जो है 366 दिखाया है। इसका मतलब यह है कि 366 पर ही टॉप मोस्ट आपको मिलेगा, और अगर उसको ग्राफ में भी रूपांतरित करेंगे आप तो वो भी जो है आपको टॉप मोस्ट मतलब 366 के ही बीच प्रिसाइजली बता रहे हैं, ये प्रिसाइजली बता रहा हूं 366 जी। ये टॉप मोस्ट स्पाइक है, लेकिन क्योंकि एक्यूरेसी 99.99% है तो उसके साथ दूसरी भी वैल्यूज निकली हैं, इसीलिए इसका रेंज 336 से 376 दी हुई है। और बीजेपी का जब आप वोट प्रतिशत बताते हैं तो हम लोगों जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल रहे थे तो डेटा साइंस के अकॉर्डिंग आंसर्स आए तो उसमें बीजेपी का प्रिसाइज वैल्यू आई थी 44%। 44% से वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड दैट इज द रीजन। उसके वही एक कारण है कि ये 40 से 44% आपको रेंज दी गई है। लेकिन क्योंकि आप एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहां पर बात कर रहे हैं एएम की, इसीलिए आपको जो है मध्य फिगर निकाल के कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मेथोडोलॉजी जो वो आपने यूज किया वो बता दीजिए। जी, तो इसमें क्या है, एक सेकंड यश आ रहा हूं मैं, अनुजा जी के पास पहले जाएंगे। बताइए आप, बताइए आप पूरा पहले आप दो यश हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। वो कांग्रेस के भाई भी अपने यश ही हैं, वो भी आप भी यश हैं। अब यश अवस्थी और पूरा नाम लेना पड़ेगा मुझे। यश अवस्थी आपकी बारी। जी। तो इसमें क्या होता है, गणितीय आधार पर गणितीय इक्वेशंस बनाई जाती हैं और अंकों में ही क्योंकि सभी चीजें छुपी हुई रहती हैं। आप क्या रीड करते हैं आप लोग? जी, हम लोग जो है आपका दिमाग कैसे चलेगा, कैसे इंटरप्रेट होगा, ये आप कह सकते हैं वायरलेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके कृत्य में आप क्या क्या करते हैं, आपके कर्म में ही आंकड़े छिपे हैं और आपके आंकड़ों में ही आपके कर्म का व्यवहार छुपा है। उस व्यवहार को जब आप क्वांटिफाई करते हैं तो वो क्या होगा, ये डेटा साइंस आपको गणितीय आधार पर बताता है। मैं एक बहुत अद्भुत चीज कहूंगा यहाँ पर, जैसे मतलब पंजाब की भी अगर बात करें, जो डेटा दिखाया गया है उसमें भी जो व्यवहार आ रहा था वो यह आ रहा था कि
कांग्रेस के वोटर, आम आदमी पार्टी के वोटर सब अलग अलग दिशा में थे और यही जो है दिल्ली में संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानता कि एनडीए क्या है, INDIA क्या है, उसके लिए तो A और B है। तो ऐसी स्थिति में जब वो पंजाब में जब आप बिखर रहे हैं वोटर्स के रूप में और फिर दिल्ली में आप संगठित हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा जो ग्राफ आते हैं उस पर दुष्प्रभाव पड़ा। उसी के रूप में जब आप और जगह वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो क्योंकि ग्राफ्स की बात हो रही थी यहाँ पे उन आंकड़ों को कन्वर्ट करने पे, तो वेस्ट बंगाल में हम लोग एक लाइन खींचते हैं, वो लाइन टीएमसी के लिए इनविंसिबल है। इनविंसिबिलिटी यानी टीएमसी की लाइन वो बीच कर ही नहीं सकता। इस बार जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंकड़े निकाल रहे थे तो पहली बार ऐसा व्यतीत हुआ कि भाई एनडीए जो है वो उस लाइन को बीच करता हुआ नजर आ रहा है। शब्दों में ग्राफ्स को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ हो रहा था। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बीजेपी का पहला रिएक्शन मैं चाहता हूं, उसके बाद मैं फराज जी आपके पास आ रहा हूं। अनुजा जी, आपका रिएक्शन हमारे नंबर्स को लेकर। 366 का अप्रॉक्स आपको सीटें और 376 का रेंज बता रहे हैं और 406 का रेंज बता रहे हैं एनडीए के लिए और कांग्रेस के लिए 116। जय श्री राम। मिठाई कहाँ भिजवाऊं? मिठाई कहाँ भिजवाऊं? क्योंकि ये वो चीज है जहां पर एक आम जनता ने मोदी जी को वोट किया है। अब तो एआई भी मुझे लगता है कि मोदी मंद मुक्त हो चुका है। जो वो डेटा दे रहा है, वो डेटा इसीलिए दे पा रहा है क्योंकि जैसे कि मेरे एक भाई यहाँ पर बता रहे हैं, एक आंकलन, एक एनालिसिस कर रहे हैं कि ग्राउंड पर पन्ना प्रमुख ने, BLO ने जो काम किया है, उसके साथ जो ये 1:1 रेशियो है, वो है बीजेपी, जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस नहीं कर पाया। कांग्रेस ट्विटर खेलता रहा, सोशल मीडिया खेलता रहा और आंकड़ों में भूल गया कि काम जमीनी स्तर पे करना था, ट्विटर पे नहीं करना था। और ये एक बहुत बड़ी जंग थी इनकी, जिसको ये फेल कर चुके थे। नहीं, ये मालूम था कि मोदी मैजिक है और अब हिस्ट्री इन द मेकिंग है, ये जानते थे। पर मैं फिर भी इनको बधाई देती हूं कि इन्होंने अपनी जंग तो लड़ी। अब ये हार रहे हैं पर जंग खेल के हारेंगे। आज ऑपोजिशन के अंदर भी बैठने की जगह दोबारा से कांग्रेस को मिलेगी कि नहीं, क्योंकि जब हम LOP का नाम लेते हैं तो लास्ट टाइम में नहीं खड़े थे और अब भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो लोगों के मत को सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे बात कर रहे हैं। आप जो कहते थे वो बोलते नहीं, जो करते हैं वो दिखाते नहीं, और जो सिचुएशन सामने नजर आती है उसे ये भुलाकर एक न्याय यात्रा निकाल लेते हैं कि इनके सारे लोग न्याय यात्रा में बीजेपी में आ जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं आपकी मेहनत फलीभूत हो रही है। ठीक है अनुजा जी, मैं जल्दी से सारे मेहमानों का एक रिएक्शन ले लूं। यश कुछ जी, मैं फराज की तो जी वेट कर रहा हूं, यश के पास जाऊंगा। फराज, सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लूं। नरेश बंसल जी भी जुड़ गए हैं। नरेश बंसल जी भी हमारे साथ हैं। सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लें अपने नंबर्स पे, उसके बाद मैं फिर वापस लौटता हूं। नरेश जी स्वागत है आपका। फराज की जी आपका जवाब। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि अनुजा जी AI पे चुनाव जीत गई हैं मगर जनता से हार गई हैं। तो 4 तारीख को जब जनता के डब्बे खुलेंगे तब ये होगा कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी। उसके बाद में ये अपना AI का जीता हुआ सर्टिफिकेट घर ले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट विद योर मेथोडोलॉजी एंड ऑल, मेरे सामने अभी एक और बहुत प्रतिष्ठित चैनल खुला हुआ है। वो बिहार में इंडिया गठबंधन को 15 सीटें दे रहा है। मैं एक दर्शक हूं, मैं एक दर्शक के नाते जानना चाहता हूं कि बिहार में एक दूसरा बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल 15 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है और आपने मुझे 5 सीटें दी। अब मैं किस चीज पर विश्वास करूं? समाजवादी पार्टी को तो भी 5 सीटें के आसपास है। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें, मैं एक दर्शक के तौर पर समझना चाह रहा हूं कि मैं दोनों सर्वेस देख रहा हूं। ठीक है, तो मैं इस पर भरोसा करूं कि उस पर करूं? देखिए फराज साहब, अभी जो हम दिखा रहे हैं ये एक अनुमान है। मैंने कई बार कहा कि हम जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो एक साइंटिफिक तरीके से किया हुआ एक अनुमान है। दूसरी चैनल पे जो आप देख रहे हैं वो भी वहां पर काम करने वाले लोगों ने अपने हिसाब से एक आकलन किया होगा, वो दिखा रहे हैं। तो हर किसी का अपने अपने हिसाब से अपना एक नंबर है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनल नतीजा 4 तारीख को ही आएगा। उससे पहले जितने हैं वो अनुमान, दावे, प्रोजेक्शन जो कह लीजिए वही है। नरेश जी का रिएक्शन ले लेते हैं। इस वक्त नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नरेश बंसल हमारे साथ। नरेश जी, हमारे इस नंबर्स पर आप क्या कहेंगे? ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्योर डेटा साइंस बेस्ड सर्वे, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें बीजेपी की जीत है और एनडीए की भी जीत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप सामने में टीवी नहीं चल रहा हो तो। देखिए, मैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जो डाटा आपने दिया है उसके लिए आपको बधाई देता हूं।
पर मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी में इससे भी आगे भाजपा जाएगी, क्योंकि हमने चुनाव में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जी तक 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, जनता से कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारा आंकड़ा इससे आगे जाएगा। मतलब 370 से थोड़ा जो पीछे आपने इसमें दिख दिया रहा है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जी ठीक है, मैं इस पर अमिताभ जी का रिएक्शन चाहूंगा। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे इस नंबर्स को लेकर? देखिए, नंबर सब आपकी अपनी पैथोलॉजी है और उसका जो भी कुछ आ रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि 4 तारीख को फिर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर चर्चा करनी ही पड़ेगी, करेंगे ही। और उसमें जो बात नहीं। एक्चुअली जो उस समय जो डब्बे खुलेंगे, मशीन खुलेगी, उससे जो डाटा सामने आएगा, उसके बाद हम लोग नए सिरे से चर्चा करेंगे। लेकिन आज की तारीख में ये जो नंबर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये थोड़े से अविश्वसनीय इसलिए लगते हैं क्योंकि जैसे बिहार की बात हो रही है या झारखंड की बात हो रही है या आपने बाकी जो नंबर्स दिखाए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा, राजस्थान वगैरह, तो जो ग्राउंड रियलिटीज दिख रही थी या जिस तरीके का परफॉर्मेंस, अगर तेजस्वी यादव 250 रैली, आपने खुद ही कहा कि 250 रैली किया उन्होंने, उसके बाद अगर ये स्थिति दिख रही है आपके एग्जिट पोल में, तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये या तो उनका जो कुछ भी उन्होंने किया था वो सब किया धरा व्यर्थ हो गया। या एक चीज ये भी तो हो सकती है कि बीजेपी जिस लाभार्थी वोट बैंक की बात कर रही है, जो लाभार्थी वर्ग है, जिसको जो बेनिफिशियरी रहा है पिछले 10 साल का, चाहे वो एम्स का रहा हो, चाहे वो सड़क का रहा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से रहा हो, चाहे वो घर का रहा हो, चाहे वो राशन का रहा हो, चाहे शासन का रहा हो, किसी भी चीज का रहा हो, तो वो इस पर केंद्रीय गृह मंत्री भी कह चुके हैं। तो अगर वो वोट में कन्वर्ट हो गया हो तो मुझे लगता है नहीं, वो वोट में कन्वर्ट, अगर वो वोट में कन्वर्ट हुआ भी हो विवेक, तो ये नहीं हो सकता ना कि अगर एक सेक्शन जो है, एक लीडर उस पर काम कर रहा है, जिस पर तेजस्वी यादव भी बार बार कह रहे हैं ना, भाई नौकरी का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, या तो हम ये मान लें कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं काम नहीं आए, या अगर विपक्ष ने वो सारे मुद्दे उठाए और उनका कोई असर नहीं, जो कि आपका ये भी तो विपक्ष पेनिट्रेट नहीं कर पाया, मतलब वही है ना कि असर नहीं दिखा उसका, जो भी कुछ है वो मुद्दे जमीन पर जो है जनता के लिए वो मुद्दे बेकार हो गए। तब फिर हम ये मान लें कि चुनाव जो है वो कुल मिलाकर के मोदी की छवि पर लड़ा गया, और मोदी की जो छवि है वो जो विशालकाय जो छवि बनी हुई है भारत में, वो उस छवि के आधार पर सारा चुनाव जीत लिया गया। विशालकाय छवि नहीं, बिल्कुल है ही। अमिताभ जी इसमें एक बात बड़ी मतलब पॉइंट की है कि पिछले चुनाव में आरजेडी के लिए नील बटे सन्नाटा था, वहां पे किसी भी पार्टी के लिए नील बटे सन्नाटा की स्थिति जो है, इसका मतलब, और इस बार चाहे बीच में जितना भी पानी बह गया हो सियासी, इस बार आप चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बाकी चीजें हैं पोलराइजेशन के, तो इसीलिए कुछ भी असंभव कहना, मान लीजिए जैसे पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी की संख्या बढ़ गई, वो संख्या भी एक बार को लग रहा होगा लोगों को, नहीं इस बार तो हो नहीं सकता। हम तो देखिए, आप जो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये सारी चीजें आपका एक आकलन है, और उस आकलन के आधार पर जो भी आप नतीजे, जो भी आप अनुमान दिखा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि कोई लीडर अगर एक अपने रीजन में लगातार कैनवेसिंग कर, जैसे आपने कहा कि भाई बिहार में पिछली बार आरजेडी को नील बटा सन्नाटा था, इस बार जब वो पिछली बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, तब से अब तक में जो भी उन्होंने अपना कद बढ़ाया, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एक प्रोजेक्शन हुआ लीडर के तौर पर, लगातार सब ये मान रहे थे कि एक युवा लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव ने बहुत तेजी से एक छलांग मारी है बिहार में। अगर वो सारी की सारी तैयारी उनकी नलिफाई होती दिख रही है आपके इस आकलन में, तो फिर ये बड़ी आश्चर्य की बात हो। फिर तो मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद पूरा चुनाव जो है केवल परसेप्शन के आधार पर लड़ा जा रहा है, जो कि एक फिक्स परसेप्शन है, उसके आधार पर चुनाव लड़ लिया गया और वोटर जो है उससे कहीं भी बज नहीं कर रहा। मतलब ठीक है, मैं शुक्ला जी का रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद नरेश जी के पास एक बार फिर से आ रहा हूं। अनुज कपूर, यश भी काफी देर से कह रहे हैं। शुक्ला जी, आपका रिएक्शन इस नंबर्स को लेकर? एआई को जब हम देख रहे हैं और जिस तरीके से उस टेक्निक पे आधारित है, तो मैं इस पे एक उदाहरण दूंगा। जिन दिनों मैं इंडिया न्यूज़ का चीफ एडिटर होता था, तो हमने न्यूज एक्स के साथ में समझौता किया था नेता ऐप का, और नेता ऐप एक नई टेक्निक से बोला था कि हम सर्वे करेंगे, और उसने एग्जिट पोल जो दिया वो गलत साबित हुआ। तो ऐसा नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा आ गया था। तो ये 303 सीटें लेके बीजेपी आ गई थी। तो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि उन्होंने किया है, एक टेक्निक पे किया है, मैं उन्हें गलत नहीं ठहराता हूँ। टेक्निक है, टेक्निक अपने ढंग से काम करती है, लेकिन जमीनी तौर पे जिन स्थानों पे मैंने खुद देखा है, मैं कैसे उसको कहूँ कि यह स्थिति नहीं है। अब हरियाणा की बात मान लीजिए की जाती है,
हरियाणा में देख रहा हूं आप वहां 0 दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, और ऐसी स्थिति जबकि हरियाणा में बिल्कुल इतर स्थिति है। वहां पर कांग्रेस पार्टी एंड आम आदमी पार्टी मिलके मतलब इंडिया वहां पर 8 सीटें जीतती नजर आती है, हो सकता है 8 से 6 हो जाए है, लेकिन 6 से नीचे जाती नहीं दिखती है। लेकिन आपके यहाँ 0 जा रही है। इसी तरीके से पंजाब की स्थिति, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलती नहीं दिखती है, लेकिन वहां दिखता है। इसी तरीके से यदि हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपके यहाँ वहां पर साफ दिखाई देती है। तो ये चीजें ऐसे दिख रही हैं जो मैं खुद रायबरेली और अमेठी देखिए शुक्ला जी जैसे कि यश ने बताया, यश अवस्थी ने बताया, जी आप खत्म कर लीजिएगा, मैं उसी में आप ही सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप डेटा साइंस में कोई भी कैलकुलेशन डालते हैं तो वो डेटा पॉइंट में ए बी सी के वैल्यू में होता है और न्यूमेरिक वैल्यू में होता है। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, डीएमके, एआईडीएमके, लेफ्ट, यूडीएफ, जेडीयू, आरजेडी इस नाम से नहीं होता है। तो डेटा साइंस पार्टीज को नहीं पहचानता, बस डेटा जानता है और डेटा का रिजल्ट देता है आपको। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि जब टेक्निक से हम खेल रहे होते हैं तो वोट टेक्निक से नहीं पड़ता है। मैंने इसीलिए आपको उदाहरण नेता ऐप का दिया है, तो उन्होंने भी टेक्निक बताई थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं खुद 2-3 सीटों पे जहां पे मैंने पर्सनली देखा, मेरा अपना जहां वोट था मैंने वहां देखा, और इन सब को देखने के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा बेहतरीन इंडिया गठबंधन ने कहीं पर शायद चुनाव इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सारी स्थितियां क्या जमीनी तौर पे जो थी और ये जो टेक्निक पे आ रही हैं, मैं खुद स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं कैसे सर्वे किए जाते हैं, कैसे उसका वो निकाला जाता है। ठीक है, हमारा ये जो आकलन है, हमने शुरू से कहा है कि ये डेटा साइंस पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया गया और एक अनुमान है। अब नतीजे आएंगे और फिर हम अनुमान का मिलान भी कर लेंगे उस दिन 4 तारीख को जब साथ में बैठेंगे, मैं और आप, शुक्ला जी, और दर्शक भी हमारे साथ होंगे, व्यूअर्स भी हमारे साथ होंगे, देख लेंगे उस दिन क्या होता है। तो देश की तस्वीर सामने आ चुकी है, आंकड़े सामने आ चुके हैं। एआई एग्जिट पोल के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल का अनुमान क्या कहता है आपके सामने हमने रख दिया है। तस्वीर आपके सामने, बड़ी खबर, एआई एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है। 400 पार होती दिख रही है एनडीए, 360 से 406 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि 336 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। इंडिया अलायंस को 96 से 116 सीटें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल के हिसाब से। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये नंबर से जो आपके सामने है, देखिए 543 सीटों में से अकेले बीजेपी को 336 से 376 सीट के बीच में कहीं पे आ सकता है। ये हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो आपको बता रहा है। और एनडीए की संख्या की अगर बात करें तो वो 360 से 406 के बीच हो सकता है। यानी कि अगर आप इस नंबरों को देखें तो अगर मीडियन निकालें तो न तो 370 हो रहा है, ना ही 400 हो रहा है, या हो भी सकता है, दोनों में प्रोबेबिलिटी है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 96 से 116 और कांग्रेस 40 से 70 के बीच में कहीं पे रह सकती है। और अदर्स के पास 30 से लेकर 60 सीटों का आंकड़ा है। हम आपको बता दें कि ये हमारा आंकड़ा है और नतीजे आएंगे 4 जून को। उससे पहले इंडिया डेली के जो दर्शक हैं उनके पास बेहतरीन इनाम जीतने का एक मौका है। आपको करना क्या है, आप अनुमान लगाइए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, और अनुमान लगाने के बाद आप देखिए स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप नंबर है 7240772407। इसमें पार्टी का नाम लिखिए, उसकी सीट लिखिए और आप भेज दीजिए। जिसका अनुमान बिल्कुल सटीक बैठेगा तो 4 तारीख को हम अपने विनर्स का अनाउंसमेंट करेंगे और उनको एक शानदार तोहफा यहाँ से हम भेजेंगे। अपना अनुमान के साथ साथ नाम और एड नंबर तो होगा ही, उसमें हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप अनुमान लगाइए, आपके पास इनाम जीतने का मौका है। और हमने स्क्रीन पे नंबर अपना एक अनुमानित दे दिया है, प्रोजेक्शन कि क्या होने वाला है। मीर जी, यश कह रहा है वो भी पार्टिसिपेट करेगा अपने डेटा साइंस के जरिए, यश भी इनाम के हकदार होंगे अगर उनका बिल्कुल सही होता है तो। अब हम रुख करना चाहेंगे नरेश बंसल जी का। नरेश बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। नरेश बंसल जी, इसमें एक बड़ी
मतलब बाकी जिन लोगों पे जो आपकी अपोजिशन पार्टी है वो उस पर ऐतराज भी जता रही है कि जैसे हरियाणा हो गया, जैसे बिहार के नतीजे आए, जैसे यूपी के हैं, यूपी में बढ़ता दिख रहा है, इन जगहों पे लॉस ने, उस पर ऐतराज है उनको, कह रहे कि ऐसा नहीं होगा, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप क्या मानते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि वाकई ज़मीनी हकीकत कुछ और है, इन जगहों पे आपकी पार्टी को चाहे 1 सीट का हो 2 सीट का हो नुकसान होगा, या इस डेटा के साथ आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं ये डेटा बिल्कुल सही डेटा है? नहीं, मैं डेटा को बिल्कुल सही डेटा तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे अनुमान में इससे ज्यादा बीजेपी को सीटें मिलेगी, क्योंकि आपने जो दिखाया है वो डिफरेंस ही 40-40 सीटों का है। अब 40 से 70 आप कांग्रेस को दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप 60 से 70 कहें तो समझ में आता है, 50 से 60 कहें तो समझ में आता है, पर 40 से 70 तो कोई कैलकुलेशन नहीं हुई। नहीं, इसमें एक साइंटिफिक पॉइंट कैसी अदर्स वाले में 30 से 60। नरेश बंसल जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे बीजेपी को 50 से 60 तो हो सकता है, 5-10 सीटों का इधर उधर। सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा का मैं एक इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा बताता हूं, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा। एक सेकंड। आर्टिफिशियल के बाद भी नहीं, आप इतना बड़ा गैप, इन्हें गैप नहीं, ये गैप तो समझ से परे है ना। नहीं, इसको गैप नहीं, इसको आप 1 मिनट मेरी बात समझे, उसके बाद आप बेहतर बता पाएंगे मुझे। इसमें जैसे आंकड़ा लिया गया कि 336 से लेके और 376, तो उसमें एक ग्राफ बनता है, जैसे 336 पे मान लीजिए दिखा के बहुत छोटा, और पीक जो है, जो हमारे पास जो डेटा मिल रहा है, अगर प्रिसाइज नंबर आप हमारे डेटा एक्सपर्ट से पूछते हैं तो वो कह रहे बीजेपी के सीटों की संख्या 366 होगी। वो मीडियन नंबर नहीं बता रहे, 336 से 376 के डेटा के बीच में उनके हिसाब से 366 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी छूने वाली है, 366। वो मीडियन नंबर नहीं है, ये रेंज ये है कि कम से कम 336 और अधिक से अधिक 376 का नंबर उन्होंने बताया, जिसमें सर्वाधिक संभावना अगर किसी एक नंबर की बात करें तो उन्होंने उनके मुताबिक 366 होता है। सर, ये मीडियन नंबर नहीं है। इसी तरह कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बताइए आपके हिसाब से कितनी सीटें होने वाली है? यश, तो कांग्रेस की हम आपको प्रिसाइज बताते हैं। जैसे आप कह रहे हैं 40 से 60 आया है, तो जैसे कि मिहिर सर ने आपको बताया कि ग्राफ जब निकलता है या आंकड़े निकलते हैं, जब हम उनको ग्राफ में रूपांतरित करते हैं तो वो जो है हमको 40 से 60 तक के आंकड़े दे रहे हैं। 40 से 60 में पीक 60 पर आ रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, पीक कांग्रेस का पर आ रहा पीक है। मैं समझ गया, मैं उनको नरेश जी को बताऊं। सर, कांग्रेस के इनके हिसाब से कांग्रेस की अधिकतम संख्या जिसके प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो 60 बता रहे हैं, और बीजेपी के लिए जो अनुमान है वो प्रिसाइज अगर एक नंबर कहें तो वो 366 है। अब आप अपना रिएक्शन दें। हम तो पहले से ही कह के चल रहे हैं कि बीजेपी इटसेल्फ 370 क्रॉस करेगी और एनडीए 400 क्रॉस करेगा, उसके हिसाब से अनुमान आसपास लगते हैं। और वोटिंग परसेंटेज में भी आप देख रहे हैं कि दुगुने का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। वोटिंग परसेंटेज का भी हमने फिगर जो है वो, जी नरेश जी, वोटिंग परसेंटेज का फिगर भी हमने दर्शकों के सामने रखा है। बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नरेश जी, आपके पास वापस लौटेंगे। यश काफी देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। यश और अनुज कपूर के पास चले, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों का फराज किदवाई और अमिताभ जी के पास आएंगे और नीलू जी के पास जाएंगे। यश, आपका रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, देखिए, मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है। वैसे तो एआई के बारे में ऐसा है कि हम सभी लोग एक एआई प्रोडक्ट अक्सर यूज करते हैं, पेन। वो तभी लिखता है जब उसको कागज पे रख के रगड़ा जाए। तो एआई की परिभाषा मैं फिर से कह रहा हूँ, ए का फुल फॉर्म मैं जानना चाहता हूँ। हालांकि टेक्निकली मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि किसी भी एल्गोरिदम के लिए या किसी भी मेथोडोलॉजी के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो होती है रॉ डेटा। वो रॉ डेटा आप कहां से लाए, क्या है आपके इस आकलन का आधार, चाहे आपने फॉर्मूला कुछ भी लगाया हो, लेकिन आकलन के आधार के लिए इस मामले में आपको या तो ये चाहिए कि पिछले 5-10 सालों की खबरें क्या रही, उन पर जनता की प्रतिक्रिया क्या रही, या आपने हर वोटर से सवाल किए और उसने क्या प्रतिक्रिया दी कि हम किस प्रकार से वोट देंगे, या फिर आपने ये देखा कि क्राइम क्या कह रहा है, महंगाई बेरोजगारी क्या कह रही है, या फिर आपने सिर्फ ये देखा कि व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में बातें क्या चल रही हैं। लेकिन वो दोनों तरफ का होता है। तो रॉ डेटा जो है उसका आधार जाने बिना आपकी एल्गोरिदम पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि एआई पूरी दुनिया यश भाई, देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है, और अगर ये डेटा के साथ आए तो इनका भी कोई साइंटिफिक तरीका रहा होगा। जो हमने अपने दर्शकों को लगातार 5 बजे से बार बार बताया है, तो मैं चाहूंगा कि वही है, एक मेथोडोलॉजी है, जिस मेथोडोलॉजी में इंटरनेट और बाकी जगहों के नंबर्स के साथ जो डेटा है, और वो डेटा इनके मुताबिक
हजारों लाखों नहीं करोड़ों में है, संख्य में है, तो इसलिए उस डेटा के आधार पर यह तैयार किया गया है। आप इत्तेफाक रखें या ना रखें ये अलग चीज है, लेकिन एक प्रोसेस जी। एआई पूरी दुनिया में इस समय एक तरह से टेस्टिंग फेज में है, तो आपके आकलन कुछ भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, सही गलत जो भी आए। और भाजपा के तो यहाँ पर 1 से ज्यादा लोग हैं और ये लोग अभी भी थोड़ा पीछे हैं। आज ही भाजपा के एक नेता ने तो कह दिया कि भाई मौसम भी भाजपा से ही कंट्रोल हो रहा है, तो भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं। आप 400 कह रहे हैं, वो 800 भी कह सकते हैं। तो हम अभी 4 तारीख तक रुकते हैं, लेकिन हमें सही बात है। अनुजा काफी देर से इंतजार कर रही है। अनुजा, इसमें 1-2 जगहों के नतीजे जो है, जो इसमें रुझान जो अनुमान दिख रहा है, मैं उस पर आपका कमेंट जानना चाहूंगा। एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की बात, यूपी खास तौर पे इसलिए क्योंकि यूपी पे एक स्पेशल नजर है, योगी प्लस मोदी दोनों कॉम्बो की बात हो रही है और हर कोई जानना ये चाह रहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 71 सीटों का था, क्या इस बार उससे आगे जाएगा या पिछले चुनाव में जैसे वोट कम हो गए तो इस बार ऐसा तो नहीं कि खिसक जाएगा, क्योंकि कई अनुमान, कई पार्टियां ऐसा कह रही थी कि ये 62 नहीं, उससे भी नीचे आएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगी यूपी को लेकर? अनुजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है आप म्यूट पे हैं उसे। जी अब बताइए। बिल्कुल गलत किसी ने गलत आकलन लगा दिया है। यूपी जहां पर मोदी और योगी की सरकार है, वहां पर यह आकलन मुझे लगता है कि यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे 70+ है यहाँ पर यूपी में। वहां पर लोग ही, वहां के तो मुसलमान तक, वहां पे राजपूत, यादव सब मिलकर, ब्राह्मण सब मिलकर योगी जी के साथ खड़े यूपी का तो जहां पे सारा वोट बैंक मोदी जी के साथ खड़ा है, यूपी में योगी जी के साथ खड़ा है। 73 से 77 का प्रोजेक्शन है अनुजा जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्शन 73 to 77 है हमारा। बिल्कुल सही है, इसी पर ही खड़ा है। क्योंकि देखिए 75 से नीचे तो हम लोग भी बात करना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए मोदी जी की जो सरकार है वहां पर डेवलपमेंट फेज आप देखिए। आज जो वहां पर एक औरत अपने आप को महफूज, एक बिजनेसमैन अपने आप को महफूज मानता है, वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। गैंगस्टर को तो इन्होंने, समाजवादी पार्टी का कंटेस्टेंट था, तो कैसे होगा आप मुझे बताइए। मैं तो प्रिसाइज नंबर चाहूंगा, यश उसके बाद फराजी से रिएक्शन हुआ जी। ठीक है अनुजा जी, आपके पास वापस आ रहे हैं। एक प्रिसाइज नंबर, अगर आप किसी पीक पॉइंट पर पहुंचे हो किसी नंबर पे, अनुजा जी आप पूरा कर लीजिए। मैं बिहार का भी यही बताना चाहती हूँ कि तेजस्वी जो वो भी एक शहजादा है, ये शहजादों के ड्रामे नहीं चलेंगे। आजकल जो शहजादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 रैलियां क्या कर लेते हैं और उनको लगता है कि वो लोगों तक पहुंच गए। मोदी जी ने भी ऐसी तो बहुत रैलियां करी हैं, पर मोदी जी ने काम करके दिखाया है ना। और मोदी जी के लिए तो इंडिया से बाहर लोग कहते हैं कि उनके दुश्मन सिर्फ इंडिया में है, इंडिया से बाहर नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुजा जी, जिन लोगों ने भी, आप बिहार की भी 17 की सीटों की आप बात करते हैं, या बिहार में 100% हम लोग 17, 16, 17, 15 यहाँ तक हम लोग यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि नीतीश जी हमारे साथ खड़े हैं और उनका वोट बैंक हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, मैं यश से एक प्रिसाइज नंबर लेता हूं। यश अवस्थी से प्रिसाइज नंबर लेता हूं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यश के पास के बाद जाएंगे, लेकिन फराज कीदवाई जी से पहले सवाल पूछेंगे। यश, यूपी को लेकर कोई प्रिसाइज नंबर आप पहुंचे किसी, या सिर्फ रेंज है आपके पास? नहीं, ये रेंज 73 से 77 तो है। प्रिसाइज नंबर जो है इसका 74 जा रहा है बीजेपी का, जो हम बता रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि 73 से 77 के हिसाब से तो 75.5 सीट होनी चाहिए, तो उस हिसाब से 75.5 तो होती नहीं है, इसीलिए एआई जो है यहाँ पे सुपीरियर बैठता है। यहाँ पर जो है 74 है। ठीक है, 74 के आसपास। फराज कीदवाई जी आपका रिएक्शन? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन अभी कुछ शहजादों की बात कर रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पता नहीं शहजादे हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश में अगर आ जाइए तो अनुप्रिया पटेल जी शहजादी हैं या क्या हैं ये बता देंगे। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में वो भी शहजादे हैं या एक आम इंसान है, ये भी बता देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विवेक जी, आज भी याद देखिए इनकी कथनी और करनी में कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ तो ये राहुल गांधी जी को बता रहे हैं शहजादे, और फिर दूसरी तरफ जयंत सिंह जी को ये गोद में बैठा अरविंद राजभर का भी नाम ले रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, मैं उनका बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये है, अच्छा राजभर जी की आपने अच्छा याद दिलाया, राजभर जी को कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, उनको एक सीट मिली थी वहां पे चुनाव लड़ाने के लिए। किसको लड़ाया उन्होंने? अपने बेटे को लड़ाया, तो वो शहजादे हैं कि नहीं है। दूसरी बात, हमारी बहन लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी।
इनके जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें लगभग आधे मंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और लगभग 24-25 के ऊपर जो हैं वो सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि कोर्ट रूम में गोलियां चली हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और हत्या भी हुई है। आंकड़े जो 74 की बात आ रही है सामने, उससे आप मुतमईन है कि नहीं है? नहीं, 74 से मैं मुतमईन हूं, लेकिन 74 इंडिया गठबंधन के आ रहे हैं। अच्छा जी, ये उल्टा है। अपने एआई को आप उल्टा कर दीजिए, एआई को आईए कर दीजिए, और 74 उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की। सर एआई किसको उल्टा करेंगे तो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल सही नंबर्स तो अभी हम दे रहे हैं, बाकी उल्टा कौन होगा सीधा कौन होगा। नरेश जी के पास जा रहे हैं। नरेश जी, 74 का एक प्रिसाइज नंबर जो निकल कर आया है वो यूपी के लिए आया है। चूंकि यश साथ में बैठे तो उन्होंने एक फिगर भी दे दिया। अनुजा जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए ये इनका अनुमान है, और अनुमान लगभग मैं ये मानता हूं कि जो वास्तव में 4 तारीख को आने वाला है उसमें एक आध सीट इससे बढ़ी सकती है, घटेगी नहीं 74 से। जी, तो 4 तारीख को फिर मुलाकात होगी इस नंबर्स के साथ नरेश जी। ठीक है, नहीं 4 तारीख मिलेंगे, फिर इस नंबर के साथ बैठेंगे और बात करेंगे। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं 400 प्लस को लेकर? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। जी, नीलू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नीलू जी, मैं कह रहा हूं कि 2014 में 73 का आंकड़ा तो बीजेपी छू चुकी है, एनडीए वहां पे, तो 74 अगर कह रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। और 2019 का आप देखें तो 10 सीटें तो बीएसपी की थी, जो बीएसपी की सीटें इस बार 0 आ रही हैं। तो 64 अगर इनकी थी पिछली बार और 10 अगर बीएसपी की अगर जुड़ जाती है तो 74 हो जाती है। नहीं, लेकिन तो ये आपके मान लीजिए बीएसपी के 10 सीटें थी और वो 10 के 10 सीटें आपके हिसाब से अगर मैं मान लूं कि बीएसपी का 0 तो सारे बीजेपी को ही। नहीं, वो इसीलिए कह रहा हूं कि 2022 का विधानसभा चुनाव जो था वो बिल्कुल 2 भागों में हुआ था और उसमें बीएसपी 0 हो गई थी। तो अगर विधानसभा में बीएसपी 0 हो सकती है तो लोकसभा में बीएसपी सीटें ले आएंगी, ये कहना मुश्किल नहीं है। पार्टी को हुआ था बीएसपी जो 0 हुई थी। तो सवाल यही है कि जो 73 का आंकड़ा है ये 10 साल पहले बीजेपी छू चुकी है, तो 74 में भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है अमिताभ जी, आपका रिएक्शन। उसके बाद शुक्ला जी आपके पास आ रहे हैं। और देखिए मुझे विवेक ये अनुजा जी आपके पास डेटा है, ये थोड़ा सा इसलिए सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि हम शुरू से जब से ये चुनाव शुरू हुआ है, जब से हम लगातार ये बात चर्चाएं होती रही हैं सारे मीडिया में कि ये वेवलेस रिएक्शन है, इसमें कोई वेव नहीं है, इसमें ना सत्ता पक्ष के फेवर में कोई लहर है ना विपक्ष के फेवर में कोई ऐसी दिख रही। लेकिन उसके बाद अब आज हम ये जो आकलन देख रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के फेवर में कोई एक ऐसी लहर चल रही थी, कोई एक ऐसा अंडर करंट था जिसको कोई मीडिया का धुरंधर भांप ही नहीं पाया। जो तमाम सारे लोग जो कि ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे या जो देख रहे थे, जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, चाहे वो तेजस्वी यादव की रैली हो, चाहे अखिलेश और राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में जो भी उन्होंने मेहनत की है, सारा सब कुछ, तो वो लगता है कि अगर वो सब कुछ जो है बिल्कुल अकारत हो गया, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसका तो मतलब ये है कि मोदी साहब की जो एक छवि है, कुल मिलाकर उस छवि के आधार पर ही सारा सब कुछ चुनाव हो गया है। तो परसेप्शन जो है वो परसेप्शन एक फिक्स हो गया परसेप्शन, और उस परसेप्शन के आधार पर सब कुछ हो गया। विपक्ष ने जो कुछ भी किया, हालांकि इसमें भी आप जो नंबर दिखा रहे हैं, आप कांग्रेस के 60 या जितने भी नंबर आप बता रहे हैं 60 नंबर बता रहे हैं, तो पिछली बार से उनका आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके हिसाब से ना। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की अपनी उम्मीद थी, जैसा आज खड़गे साहब ने कहा कि 295 प्लस हम करेंगे और जो कि उसके हिसाब से सरकार बनानी चाहिए, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं या तो वो जो जमीनी हालात थे जिनको भांपने में सारे के सारे लोग, मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा, फिर नीलू जी से भी उसी सवाल पर मैं आंसर लेना चाहूंगा। वो जो बीजेपी बार बार कह रही है कि उसने 10 साल में एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है, उसका इंपैक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि 303 तो बीजेपी पिछली बार पहुंच गई थी। अगर लाभार्थी वर्ग जुड़ जाता है तो हो सकता है वो 350 360 के आसपास पहुंच जाए, 40-50 सीटों का बेनिफिट हो जाए। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि लाभार्थी वर्ग जो है सिर्फ पूरा का पूरा लाभार्थी वर्ग उसने देश भर में अगर कहीं क्रिएट किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही चिपका रह गया। मतलब अगर ये योजनाएं बीजेपी की थी तो बीजेपी के साथ ही आएंगे ना सर। इतना लॉयल वोटर है, अगर वो इतना लॉयल वोटर है तो जमीन पर जो गुस्सा दिखाई दे रहा था, जो हमें तमाम रैलियों में दिखाई दे रहा था, वो कहां गया? वो कौन लोग थे जो कि अखिलेश यादव, मैं भी गांव से हूं, रैलियों में आधी भीड़ हेलीकॉप्टर देखने के लिए आती है, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग और बाकी कार्यकर्ताओं की होती है। मोदी जी को देखने के लिए आती है। हाँ सही बात है। हेलीकॉप्टर बड़ा फैक्टर रहता है। अब आप लोग इसको चाहे किसी भी सेंस में ले, मैं तो ग्रेजुएशन में मैंने अपने गांव के कॉलेज से की है,
मैंने मोदी जी की पहली रैली 2000 में देखी, जब झारखंड अलग हुआ तो मोदी जी वहां के फुटबॉल मैदान में रैली करने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग जो है अपने नेता को सिर्फ देखने आते हैं, उनका मतलब उनसे कई बार उनको लगता है भाई हाथ मिला लें, फोटो खिंचा लें, सब कुछ कर लें, उससे कुछ हो जाए, उसका जरूरी नहीं कि वोट में ट्रांसफर हो। लेकिन उसके बावजूद जिस लेवल पर जो है ये इलेक्शन जो है विपक्ष लेकर के जा रहा था, या कम से कम आपके आज के हिसाब से कहूं तो दावा कर रहा था, तो सारी की सारी चीजें जो है लगता है नीलू जी क्या कहेंगे? यश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता यश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि सारे के सारे लाभार्थी नहीं आते हैं। जो मुस्लिम लाभार्थी हैं बड़ी संख्या में है, वो बीजेपी की तरफ नहीं आते हैं। उसके एक दूसरे कारण हैं, जो कुछ जातियां हैं जिसमें भी लाभार्थी हैं वो नहीं आती हैं ओबीसी में। लेकिन जो एससी, एसटी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की जातियां जो हैं, जो बिल्कुल मार्जिनाइज थी 50-60 सालों में, 70 सालों में, जिनको कुछ नहीं मिला था, उनको पहली बार मिल रहा है लाभ। उनको लाभार्थी सीधे उन तक पहुंच रहा है, और सत्ता में भी उनकी भागीदारी नहीं थी, वो निश्चित रूप से आई हैं। और इसका उदाहरण आपको 2017 में भी 19 में दिखा है, 22 में उत्तर प्रदेश में दिखा है, 22 में गुजरात में आपको इलेक्शन में दिखा है, आपको पिछले 4 महीना पहले जो इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, उसमें भी आपको दिखा है कि कैसे एससी एसटी वर्ग जो है, जिसमें सबसे अधिक लाभार्थी भी हैं, वो बीजेपी की तरफ आए हैं, वहां आके उन्होंने वोट दिया है, और इसीलिए बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। तो लाभार्थी का कौन सा वर्ग सबसे बड़ा है और कौन किधर जा रहा है वो देखना जरूरी है, और इसलिए बीजेपी की जीत बड़ी होती है। ठीक है, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यश, आपका जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी एक और महोदय कह रहे थे कि जो जमीन पर हमें साफ साफ दिख रहा है, अब यदि विवेक जी के अनुसार सब लोग हेलीकॉप्टर देखने, या बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर देखने ही जाते हैं, तो ये देखना वाकई बहुत रोचक होगा कि लोग अपने खुद के जीवन में क्या हो रहा है, जेब फट रही है, घर में खाने को नहीं है, पुलिस वाला तो छोड़िए रास्ते चलता, कोई भी आके आपसे कपड़ा लगता समय पूछ के आपके साथ मारपीट कर रहा है, आप वो सब भूल के हेलीकॉप्टर देख लेंगे और सोचेंगे नहीं वोट तो मैं वहीं दूंगा। मुझे इस बात में विश्वास नहीं होता है। ठीक बात है, आप मेरे बातों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। सहमति असहमति दोनों बात हो सकती है। बताइए, आपकी बात पूरी कीजिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, खासतौर से इन 3 राज्यों के किसान जब किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा मुखर रहे, फिर दूसरी बार अभी पिछले ही साल के अंत में जब किसान आंदोलन फिर से उठा और इस साल तक रहा, तब कर्नाटक से भी किसान उसको ज्वाइन करने जा रहे थे, जिनको मध्य प्रदेश में भोपाल में रोका गया। मुझे नहीं लगता कि सारे किसान भूल जाएंगे कि हमारी जमीनें एक झटके में जा रही थी। मुझे नहीं लगता कि सारी महिलाएं भूल जाएंगी। मणिपुर देखिए, महिलाओं के अंदर और हम सब के अंदर एक सहानुभूति होती है। यदि एक मणिपुर जैसा राज्य पूरे साल भर जल सकता है, तो हम सबको ये तो लगेगा कि जो कोई लोग इस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको हम उठा के वोट दे दें, क्योंकि भैया पता नहीं जमीन पे कौन सा काम, इनका हर दावे के पीछे का सच कुछ और है। ये जो अनाज बांटते हैं उसको ये गरीबों की आय बता के गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल लेते हैं। इनके रोजगार के दावे, इनके रेलवे के दावे, अभी 2 दिन से लोको पायलट उसका खुलासा कर रहे हैं। महिलाओं किसानों के बारे में बार बार हमें बोलने की जरूरत नहीं, अग्निवीर योजना है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि रॉ डेटा आखिर आया कहां से, क्योंकि हमें तो मुद्दे ऐसे नहीं लग। ठीक है, मैं एक बार रॉ डेटा वाले सवाल पे यश के पास चला जाता हूं, चूंकि समय भी समाप्त हो रहा है। मैं यश, आपका जो डेटा एंट्री था, आपने वो डेटा उठाया कहां से और डाला क्या आपने? जो ये रिजल्ट आपके हाथ में जो आया है वो, जिस पर हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। सो सर्वप्रथम मैं थोड़ा सोशल मीडिया पर भी थोड़ी क्लैरिटी दे दूं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से। जब हम लोग सोशल मीडिया पे किसी अकाउंट के फॉलोअर्स देखते हैं, हम कहते हैं 10 मिलियन फॉलोअर्स या 6 मिलियन फॉलोअर्स, तो उसमें आम जनता को यह पता नहीं रहता है कि 6 मिलियन फॉलोअर्स में आधे से ज़्यादा बॉट्स हैं। बॉट्स यानी कृत्रिम रूप से वो फॉलो कराए गए हैं। तो जब आप किसी अकाउंट पे जाते हैं, आपने किन्हीं अकाउंट्स पे देखा होगा, फॉलोअर्स की संख्या बहुत है, रिएक्शंस कम है। उसका कारण है क्योंकि बॉट्स की संख्या रहती है। यहाँ पर एआई के माध्यम से शायद कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत उच्च स्तरीय हो गया है अब, तो वो जो है वो चीज़ें बता देता है जो ह्यूमन आइज नहीं देख पाते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं या जितने भी फॉलोअर्स हैं, उसमें से कितने सही हैं? 4 मिलियन सही आते हैं, 40% फॉलोअर सही होते हैं। उसी को लेकर आप मुझे बताइए, आपने डेटा कहां से लिया? आपने सोशल मीडिया से लिया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया? जी, बिल्कुल। आपने और अलग अलग किन किन जगहों से डेटा कलेक्ट किया? तो मैं आपको बताता हूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पूरा डेटा अवेलेबल रहता है, साथ साथ statista.com पर भी अवेलेबल रहता है, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज
बहुत सी साइट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में तो खैर डेटा रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ data.gov.in पब्लिकली अवेलेबल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, उन पे कितने रियलिटी बेस्ड जो प्रोफाइल्स, जो कमेंट्स आए हैं, जो रियल लोगों के आए हैं, वो उसका डेटा जो लोग शेयर करते हैं पब्लिकली, जानना चाहते हैं कि मेरा जो है पूरी दुनिया देखे, उन पब्लिकली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डेटा लिया गया है। और इसका जो विवरण है वो इतनी व्याख्या है कि शायद इसकी सुबह हो जाए। जी यश, तो हम जी अवस्थी जी ने जो फेक फॉलोअर्स की बात बताई है, तो मैं अभी जो फोटो दिखा रहा था, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके 5 करोड़ 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उनमें से एक हमारे जाते हुए प्रधानमंत्री जी भी हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से यानी प्रतिशत के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा फेक फॉलोअर्स यानी 60% हमारे मोदी जी के हैं। तो बिल्कुल आपका चलिए यश भाई, ऐसा सुनिए दोनों यश, दोनों से हमारे पास समय की कमी है। ये तो मानने वाली बात है कि आप उसमें फेक फॉलोअर कहें या सही कहें, हकीकत क्या है, लेकिन जो एक आंकड़ा, जो नंबर आप खोलेंगे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो वो वही दिखाई देता है जिसकी बात ये अभी कर रहे थे, और हम आप ऐसे खुली आंखों से देखते हैं। यहाँ में रुकना होगा ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया डेली लाइव का ये जो एग्जिट पोल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, इस एग्जिट पोल में साफ साफ एनडीए को बहुमत है, 400 के पार भी हो सकते हैं वो, और बीजेपी की सीटें 336 से 376 के बीच का आंकड़ा बन सकता है। और हमारे जो डेटा एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक 366 वो नंबर है जो कि पीक हो सकता है बीजेपी के लिए। कांग्रेस और उसके साथ जो इंडिया अलायंस के गठबंधन है, उनके लिए जीत का हिसाब किताब यहाँ पर बनते हुए दिख नहीं रहा है। वैसे ये एक अनुमान है, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि ये एक एग्जिट के तौर पर एग्जिट पोल है ये, और ये अनुमान, ये डेटा के तौर पे इन्होंने जो किया है, आप भी लगा सकते हैं, आप भी अनुमान लगाइए। और हमारे नंबर पे, जो नंबर हम ये स्क्रीन पे चलाने वाले हैं, इस नंबर पे आप अपना अनुमान भेजिए। अगर आपका अनुमान सही होता है तो 4 तारीख को आप लकी विजेता बन सकते हैं और आपको एक आकर्षक इनाम मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, इंडिया डेली लाइव को देखते रहना है, और देखते रहेंगे तो आपको अपडेटेड खबरें भी मिलेंगी और चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी। और भूलिएगा नहीं, 4 तारीख को सुबह 6 बजे से हम लगातार लाइव होंगे सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजों को लेकर। और हमारा ये एग्जिट पोल अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ एआई वाले एग्जिट पोल की चर्चा भी आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। देखिए, ये एक छोटी सी विवेक कोशिश थी कि आज के ज़माने में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी या डिजिटल माध्यम में जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी में से किसी टूल को इस्तेमाल करके ज़माने के साथ कदम ताल करते हुए एक एग्जिट पोल देने तक पहुंचाने का काम हम आप तक कर रहे थे। वैसे जनता जनार्दन ने वही तय करती है, और उसको उन्होंने जो तय किया है वो ईवीएम में कैद है, जिसके नतीजे आएंगे 4 जून को, जिसका इंतजार सिर्फ मैं, आप नहीं, और सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया कर रही है। तो इंतजार करिए 4 तारीख के नतीजों का।